श्रोताओं, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार और आज है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इस विशेष अवसर पर हमने बातचीत की आरबीआई ओम्बुड्समैन श्री राजीव द्विवेदी से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं, रैदास ने कहा है, धन संचय दुख देत है, धन त्यागे सुख होए, रैदास गुरुदेव की धनमति जोरे कोय। ये तो अध्यात्म की बात हो गई, परंतु धन अर्जन और धन संचय के बिना आज का जीवन संभव नहीं है। और जब धन अर्जन करते हैं तो धन संचय करके आप अपने बैंक्स में रखते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन में रखते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस का जो देख रेख होती है उनके ऊपर भी अधिकारी और बैठे होते हैं। उनमें से एक हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन। तो हम जानेंगे कि आरबीआई ओम्बुड्समैन होता क्या है। इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं राजीव द्विवेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आरबीआई ओम्बुड्समैन हैं चंडीगढ़ में। नमस्कार। ओम्बुड्समैन योजना क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है? आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को ये अवसर प्रदान किया कि आपके साथ बैठकर ओम्बुड्समैन योजना पर चर्चा की जा सके। जी, ये योजना एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह कार्य करती है, जो बैंकों के ग्राहक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज के ग्राहक जो इन संस्थाओं की सेवाओं को लेके अगर कोई शिकायत रखते हैं तो ओम्बुड्समैन योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी शिकायत लेकर आ सकते हैं। इस योजना के तहत सारी शिकायतों को निःशुल्क रूप में बिना कोई फी चार्ज किए हुए उन संस्थाओं के साथ टेकअप करके ग्राहकों की इन शिकायतों का निवारण किया जाता है। योजना का महत्व इसलिए भी है कि योजना सिंगल विंडो सिस्टम की तरह कार्य करती है, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। आप भारत में कहीं पर भी किसी संस्था, किसी बैंक के ग्राहक हैं और आपको उस बैंक के अगेंस्ट शिकायत है, उसकी सेवाओं के अगेंस्ट शिकायत है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन के पास आप आकर अपनी शिकायत का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। राजीव द्विवेदी जी, आपने कहा कि भारत में कहीं पर भी किसी ग्राहक को बैंकिंग से संबंधित कोई शिकायत है तो वो ओम्बुड्समैन के पास सीधा शिकायत कर सकता है। जी, बिल्कुल। बैंकिंग से संबंधित, आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से संबंधित कोई शिकायत है जी, और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स से संबंधित कोई शिकायत है तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास आप शिकायत कर सकते हैं। थोड़ा सा एक इसमें कंडीशन है कि आपकी शिकायत उस संस्था, उस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अगेंस्ट है तो पहले आपको अपनी शिकायत उस संस्था के पास दर्ज करानी होगी। उस संस्था को आपकी शिकायत के निवारण के लिए 30 दिन का समय देना होगा और यदि ये संस्था आपको इस समय में निवारण नहीं देती है या उसके निवारण या उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तब आप भारतीय रिजर्व बैंक के पास आ सकते हैं। आपकी शिकायत की सुनवाई की जाएगी और आपको निवारण प्रदान किया जाएगा। ब्रॉडली इनमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? आपने एक वैसे तो परिभाषित कर दिया, थोड़ा बता दिया कि नॉन बैंकिंग भी आती हैं, परंतु एक आम आदमी को अगर समझना हो और हमारे कुछ लिसनर्स पंजाबी भी हैं तो उसके हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे? कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके अगेंस्ट हम शिकायत दे सकते हैं और किन किन सिचुएशन में वो शिकायत दर्ज की जाती है? ये आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। कोई भी कमर्शियल बैंक जो भारत में कार्य कर रहा है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो भारत में कार्य कर रही है, कोई पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो भारत में कार्य कर रहा है, जिससे आप सेवाएं ले रहे हैं, आप अपना धन उस संस्था के पास रख रहे हैं, आप उसके पास अपना एफडी रख रहे हैं या आपने उससे कोई लोन प्राप्त किया है, तो इन सेवाओं को लेते समय अगर आपको कोई शिकायत लगती है तो आप इन संस्थाओं के अगेंस्ट भारतीय रिजर्व बैंक की ओम्बुड्समैन योजना के तहत आप आ सकते हैं। सीधे शिकायत करने का अर्थ ये है कि पहले आपको उस संस्था के पास जाना पड़ेगा और अपनी शिकायत को दर्ज कराना पड़ेगा। पंजाबी भाषा आपने बोला, बड़ी प्यारी भाषा, उसमें हम थोड़ा सा आपको बोलना चाहेंगे कि अगर इस योजना के तहत किसी ग्राहक को कोई शिकायत है जी, तो आरबीआई दी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ आई आरबीआई ओएस ਦੇ तहत कोई भी अपनी शिकायत ओम्बुड्समैन ऑफिस ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕता है। ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, शिकायतकर्ता बैंक ਨੂੰ शिकायत ਕਰਨ के 30 दिन बाद ओम्बुड्समैन कोड अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसमें एक कॉल सेंटर का, कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर भी है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दें। जी, जे कोई शिकायत आरबीआई दे ओम्बुड्समैन कोले कीती है
1448 14448 दे कॉल करके अपनी शिकायत बारे जानकारी ले सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास अगर आपको शिकायत करनी है तो अपनी संस्था के पास जाइए, बैंक के पास जाइए, एनबीएफसी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। 30 दिन का उनको समय प्रदान करिए। अगर आपकी शिकायत का निवारण नहीं हुआ है तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास आएं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास शिकायत करने के बहुत सिंपल माध्यम हैं। आप हमारा पोर्टल है cms.rbi.org.in। इस पोर्टल पर जाकर बड़े ही सरल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी, पोर्टल पर जाएं, जो आपने बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ पत्राचार किया है उसका एविडेंस उस पर अटैच करें और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शिकायत करें। आपके जो श्रोता इंटरनेट यूज नहीं करते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक की सुविधा है कि वे लिखित रूप में, फिजिकल रूप में अपनी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज सकते हैं। उसका पता भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, सेक्टर 17, चंडीगढ़ है। हम रिपीट करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, सेक्टर 17, चंडीगढ़। इस पर भी आप लिखित रूप में अपनी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के पास दर्ज करा सकते हैं। जी, आपसे बातचीत की शुरुआत में हमने एक आध्यात्मिक तौर पे कहा था कि धन रखने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, कि वो एक आध्यात्मिक एंगल है, परंतु धन अर्जन और धन संचय के बिना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि बात बनती नहीं है। और उसी के साथ इंटरनेट की जो यूजेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर आदमी के पास स्मार्टफोन है और उसी के साथ शुरू होता है फ्रॉड्स का सिलसिला। तो किस बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए ग्राहक को? किस प्रकार के एसएमएस उन्हें आते हैं? कई बार वो लिंक उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तब पता चलता है फ्रॉड हो गया। कई बार ईमेल्स इस तरह की आती हैं जिसको वो पढ़ते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार लालच दिया जाता है, लॉटरी निकल गई है तो आप थोड़े से पैसे पहले भेजें या फिर अपना यूपीआई शेयर करें। तो ये जो सारा सिलसिला चल रहा है उसके बारे में आप क्या हमें सजग करना चाहेंगे, साथ साथ में हमारे श्रोताओं को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और क्रिटिकल एरिया है जिस पर आपने ये प्रश्न उठाया है। तो अभी तक हमने ये जानकारी प्राप्त करी कि आपको अगर शिकायत है अपने बैंक से, अपनी एनबीएफसी से, तो भारतीय रिजर्व बैंक की ओम्बड्समैन योजना के तहत आप शिकायत दर्ज कराएं। जी, शिकायत जब हमारे पास आती है और उन शिकायतों को देखकर जो हमारा अनुभव है उस पर ये प्रतीत होता है हमको कि इस समय इंटरनेट या तकनीकी या टेक्नोलॉजी ने हमें काफी सुविधाएं प्रदान की हुई हैं। हम अपने मोबाइल को यूज करके काफी सारी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास धन है तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई की सुविधा प्रयोग कर सकते हैं, आईएमपीएस की सुविधा प्रयोग कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस की सुविधा प्रयोग कर सकते हैं। हम एफडी भी ओपन करा सकते हैं और आज के समय में लोन भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी परचेज कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं जिसको बोलते हैं, इट इज ऑल दीज फैसिलिटीज सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल ऑन माई मोबाइल फोन। हाँ जी, आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन एज अ वेरी कॉम्पिटेंट कंप्यूटर। तो उसी को देखते हुए और अपनी कन्वीनियंस के साथ साथ अगर हम थोड़ी सी सिक्योरिटी को भी हम नजरअंदाज कर देंगे तो हमें असुविधा और कई बार धन का हमारे लॉस, हाँ जी, हमारे मनी, हमारे फंड्स का लॉस का भी अनुभव हमको अपनी शिकायतों के माध्यम से देखने को मिलता है। हमारे पास अगर कोई संदेश आया है, हमारे पास अगर कोई कॉल आया है, संदेश आ सकता है हमारे पास एसएमएस से, हमारे पास ईमेल से, कॉल हमारे पास सिंपल कॉल आ सकता है या व्हाट्सएप पर कॉल आ सकता है, या हम मान लेते हैं आज के समय में सोशल मीडिया पर बैठकर किसी से बात कर रहे हैं या अपने बारे में जानकारी रख रहे हैं जो पब्लिक को भी दिख रही है। हाँ जी, तो शिकायतों को देखते समय हमारा अनुभव ये कहता है कि अगर हम अपनी निजी जानकारी या अपनी फाइनेंशियल जानकारी इन किसी भी माध्यम जिसकी अभी हमने लिस्ट बताई आपको, अगर हम जाने या अनजाने रूप में किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा संभावना ये हो सकती है कि हमारा फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स जो है लीक हो जाएं, उनका प्रयोग कर लिया जाए और हमारे पास जो धन रखा हुआ है उसको ले लिया जाए। तो हम अपने अनुभव के हिसाब से आपके श्रोताओं से ये सजग और सतर्क रहने की सलाह देना चाहते हैं कि अपनी निजी जानकारी, अपने बैंक से जुड़ी जानकारी, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का एटीएम कार्ड का पिन, हमारा क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई भी क्रेडेंशियल्स, हमारा मोबाइल नंबर, किसी भी तरह से
हमारे अकाउंट कहाँ कहाँ पर हैं, किन किन बैंक्स में हैं, किन किन एनबीएफसी से हम सेवाएं ले रहे हैं, ये कोई भी जानकारी हमको जाने या अनजाने रूप में किसी को शेयर नहीं करनी है। यही हमारा अनुरोध है और भारतीय रिजर्व बैंक इसीलिए सारे दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहता है। जी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अपने धन को बचा के रखना चाहिए। साथ में जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी लोगों को सजग किया, सारे देश को सजग किया कि जो नया इसका तरीका है साइबर फ्रॉड का, वो है डिजिटल अरेस्ट, उससे कैसे बचना चाहिए। परंतु उसके उपरांत भी अभी भी न्यूज में पढ़ने को मिल जाता है, न्यूज़पेपर्स में, कि डिजिटल अरेस्ट अभी भी चल रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट से किस तरह से बचाव होना चाहिए? अपने जो ग्राहक हैं या जिनके पास बैंकों में धन पड़ा हुआ है, आपके पास कंप्लेंट्स आती होंगी, तो आपका अनुभव क्या कहता है और किस तरह से आप हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने मन की बात में बताया, भारतीय रिजर्व बैंक को भी इस बात को बराबर रिपीट कर रहा है कि लॉ में, लीगल फील्ड में देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। जी, लॉ में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है। और अगर आपको डिजिटल अरेस्ट का कोई भी कॉल या किसी तरह का व्हाट्सएप कॉल या किसी अन्य माध्यम में आपके पास कॉल आ रहा है, तो ये इसको पूरी तरह से फेक समझना है। इस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं देना है। आपके पास कॉल आ सकता है जो आपके मन में भय उत्पन्न करने का प्रयास करे कि आपके किसी रिश्तेदार के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, आपका कोई पार्सल पकड़ लिया गया है जिसमें इलीगल ड्रग्स पाए गए हैं। जी, ऐसा बोला जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर किसी ऐसे खाते के साथ जुड़ा हुआ है जिस खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, या ऐसा किया जाएगा कि आपके पास आपके नाम से इतने आधार कार्ड हैं, आपके नाम से इतने एटीएम कार्ड हैं, इतने क्रेडिट कार्ड हैं, और उन सारे खातों में पूरी तरह से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वे मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस हैं। हाँ जी। इसी तरह से आपको ये बताया जाएगा कि आपके रिश्तेदार के साथ रिश्तेदार ने कोई इलीगल काम किया है और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सारे तरीकों से भय दिखाकर फिर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वे पुलिस की वर्दी में हो सकते हैं, कस्टम ऑफिशियल्स के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के जजेस के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, पुलिस के साथ साथ ईडी और सीबीआई के ऑफिशियल्स के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। और आपको इस तरह से भय या थ्रेट दी जाएगी, आपको अपने परिवार से या आपको अपने घर में ही आइसोलेट रहने के लिए कहा जाएगा, और आपको ये भी कहा जाएगा कि आप जाकर अपने खाते से पैसा लेकर जो उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करें, और आपको ये बोला जाएगा कि अगर आप ये पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो जो आपके अगेंस्ट जो जांच चल रही है उस जांच को खत्म कर दिया जाएगा। तो हम आपके श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहेंगे कि लॉ में डिजिटल अरेस्ट करके कोई भी पैमाना नहीं है, कोई टर्म नहीं है, इस तरह का कोई वाकया हो नहीं सकता है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो उस कॉल को इग्नोर करना है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कॉल में आपको ना अपनी निजी जानकारी साझा करनी है और ना ही फाइनेंशियल जानकारी साझा करनी है। इम्पोर्टेंटली किसी भी तरह का पैसा का भुगतान किसी भी खाते में नहीं करना है। जी, राजीव द्विवेदी, आप ऑम्बुड्समैन हैं आरबीआई के, और आज चर्चा हम आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से ये योजना लागू की जाती है। बैंकिंग जो क्षेत्र हैं या बैंकिंग जो अनुसंधान संस्थान हैं उनके ऊपर आप लोगों का किस तरह से एक दायित्व रहता है, किस तरह से आप निवारण करते हैं शिकायतों का। तो राजीव द्विवेदी, ये जो म्यूल अकाउंट्स के बारे में पीछे बात हुई थी कि जो फ्रॉडस्टर हैं वो एक तरह से पैसा किस तरह से ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर पकड़े नहीं जाते हैं, क्या इसमें भी आरबीआई कुछ करता है, कुछ तरह के गाइडलाइंस जारी करता है, या बैंकों को कुछ हिदायतें हैं इसमें? बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं म्यूल्स अकाउंट के बारे में। आपके श्रोताओं को इस पर हम थोड़ा सा सावधान करना चाहेंगे। जी, म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जिनका प्रयोग इन फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस को करके उनका धन लेने के लिए और या उनका धन का ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट्स में ले जाने के लिए किया जाता है। तो आपके श्रोताओं को ध्यान में रखना है कि उन्होंने अपना अकाउंट का डिटेल या अपने अकाउंट से रिलेटेड नेट बैंकिंग पासवर्ड, यूजर आईडी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के साथ साझा नहीं करने हैं। अगर साझा किए जाते हैं तो इस बात की संभावना है या इस बात का भय है कि आपके खातों को फ्रॉडस्टर्स म्यूल अकाउंट के रूप में प्रयोग करें और
भविष्य में पुलिस की कार्यवाही या इस तरह की लीगल कार्यवाही आपके अगेंस्ट हो, क्योंकि वह खाता आपके ना। जी, तो भारतीय रिजर्व बैंक का इस पे रेगुलेटरी गाइडलाइंस है बैंक के लिए, और उन गाइडलाइंस को बैंक को पालन करना है। आपके श्रोताओं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी तरह से इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में ना आए और अपने खातों की जानकारी नहीं दें। जी, थोड़ी सी जानकारी और हम आपके श्रोताओं को देना चाहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे फ्रॉड की, डिजिटल अरेस्ट की, जिसमें ग्राहकों के भय को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी वाकये होते हैं जिसमें ग्राहकों के लालच को टारगेट किया जाता है या उनको लालच दिखाकर टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। तो उसका उदाहरण हम देना चाहेंगे कि अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास इस तरह का मैसेज आया है या व्हाट्सएप पे आया है या फेसबुक पर या टेलीग्राम पर हमारे पास इस तरह की जानकारी आ रही है कि अगर आप इस योजना जिसका लिंक दिया हुआ है उस पर जाएंगे और उस तरह से फिर आप आगे बात करेंगे तो आपको काफी सारा निवेश के धन प्राप्त हो सकता है। और अगर आप इस तरह के किसी भी लिंक पर जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह के लोक लुभावन वायदे किए जाएंगे कि अगर आप पैसा अपना देंगे तो पैसे में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये भय से हटकर इस लालच से भी लोगों को बचना है। किसी भी तरह से अपना पैसा ऐसी स्कीम्स में या ऐसी योजनाओं की लगाने के लिए नहीं देना है जिससे कि आपको अपने खाते से पैसा खुद आप ट्रांसफर करें और बाद में आपको पता चले कि वह पैसा आपने गलत लोगों के खाते में डाल दिया है और पैसा डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स होने की बजाय वो पूरा का पूरा पैसा आपके हाथ से निकल गया है। अगर इसी तरह भय के और उदाहरण हम देखना चाहें, आपके पास मैसेज आ रहा है, जैसा आपने पहले बोला कि हमारा सिम बंद हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि हमारा आधार कार्ड पर काम करना बंद हो जाएगा जी, या ऐसे कोई भी हो जिसपे हमको बोला जाए, या हमारे यहाँ का बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा, जी। गैस सप्लाई जो आ रही है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। इस तरह के भय दिखाने वाले या ऐसे आश्वासन जो आपको लालच दे, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ से आकर आप कोई होटल बुक कराना चाहेंगे तो सस्ते में बुक हो जाएगा, कोई आप पैकेज लेना चाहेंगे तो सस्ते में हो जाएगा। तो इस तरह से लालच से भी बचना है और भय से भी बचना है। जी, तो आपने सभी जानकारियां एक तरह से समावेश कर दिया पूरी की पूरी जानकारियों का इस चर्चा में। अगर आप चलते चलते कुछ हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहते हो। श्रोताओं को संदेश एक बार फिर से फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, फ्रॉडलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में देना चाहेंगे कि आप अपनी कोई भी जानकारी, निजी जानकारी, फाइनेंशियल जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें, कभी भी किसी को इस तरह से पैसा नहीं दें। और मान लेते हैं आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो करना क्या है, उसके लिए हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने बैंक से तुरंत आप कांटेक्ट करें और अपने पेमेंट के सारे माध्यम को स्टॉप कराएं। एटीएम कार्ड हो सकता है, यूपीआई चैनल हो सकता है, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, सारे ट्रांजैक्शंस को बंद कराएं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टोल फ्री नंबर है 1930 पर कॉल करें, अपनी शिकायत साइबर पुलिस के पास दर्ज कराएं। और भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.sancharsaathi.gov.in। जी, इस पर भी जाकर आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें संचार साथी जो साइट है संचार साथी, उसमें आप समय समय पर देख भी सकते हैं कि आपका कहीं जो मोबाइल है किसी और के साथ लिंक तो नहीं। जी, ये बहुत बढ़िया साइट है, काफी इसमें सुविधाएं हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप अगर परमिशन दे तो 2 लाइन पंजाबी भाषा में इस पर हम बोलना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो आपके श्रोताओं के लिए है ये। मैं ये दसना चाहता हाँ कि किसी भी तरीके दी डिजिटल फराड तो बच के रहन लई सब तो जरूरी है अपनी जानकारी नू किसी नाल भी साझा न करो। अपनी जानकारी किसी नाल भी साझा न करो। जी। अपना OTP, UPI पिन किसी नू न दसो। जे किसी नाल कोई धोखाधड़ी हुई है ता 1930 ते कॉल करके अपनी शिकायत साइबर पुलिस दे कॉल दर्ज कर सकते हैं। खास तौर ते सरकार द्वारा शुरू की गई संचार साथी वेबसाइट www.sancharsaathi.gov.in ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰदिग्ध कॉल, फिशिंग लिंक ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਨ ਦੀ सहूलियत प्रदान करती है। जी। राजीव द्विवेदी, RBI ओम्बुड्समैन, चंडीगढ़ स्थित हैं आप।
और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हम आशा करते हैं कि श्रोता इस जानकारी को अच्छे से सुनकर साइबर फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट से बचेंगे, क्योंकि देखने में ये आता है कि कोई भी व्यक्ति इसका शिकार होता है, उसमें कोई अलर्टनेस भी कभी काम नहीं आती, डर और लालच का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आपकी इस बातचीत से सभी लाभान्वित होंगे, सभी इससे फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। श्रोताओं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर अभी आप सुन रहे थे श्री राजीव द्विवेदी, आरबीआई ओम्बुड्समैन से ये विशेष बातचीत। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार।